कैसे आप सब? आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस कैसे आप सब? आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे जेकेएस प्रीलिम्स मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उसी को डिस्कस करेंगे हम। इसके अलावा अगर आपने केबीसी पब्लिकेशन की बुक ली है तो उसके मॉक टेस्ट वन में एक दो जगह करेक्शन है तो वो कर लीजिएगा, और मॉक टेस्ट में जो डाउट थे आपके तो वो उसको कवर कर दिया जाएगा। साथ में जो इम्पोर्टेंट रहेगा डिस्कशन करेंगे, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ टॉपिक केएस प्रीलिम्स के लिए निकलते हैं इसी से, तो वो हम डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट रहेगा कि मेक श्योर कि आप सी सेट को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि सी सेट एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है। और जीएस की तैयारी करें क्योंकि 1 मंथ रह गया इस एग्ज़ाम के लिए, तो 1 मंथ में जो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं वो करिए। और रही बात है रिवीजन की, क्योंकि इस टाइम में रिवीजन करना इंपॉर्टेंट बन जाता है। मेक श्योर कि आप रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन करके ही होगा सब कुछ। और लेक्चर को फुल देखना है एंड तक, ताकि कुछ भी जो भी डाउट आपका होगा इसी में क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको मिलते हैं अब लेक्चर में। थैंक यू सो मच। डिस्कस मॉक 1 टेस्ट फुल सिलेबस जेकेएस प्रीलिम्स 2022 वाला। और ये सेम आप देख सकते हैं, जो बुक है उसमें भी क्वेश्चन सेम दिखेगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करना हमने क्वेश्चन नंबर 10, जो कि जिसमें डाउट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो लिखा गया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो इसमें पूछा गया है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। नॉट पूछा तो मतलब हो गया कि इसका मतलब ये पूछने का कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन सी हैं इसमें से। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो कौन सी है, इट मीन्स अगर आप देखेंगे नीति आयोग की फॉर्मेशन हुई है 2015 में आफ्टर दी रिप्लेसमेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन 2015 में, मोदी सरकार एनडीए सरकार आने के बाद, ठीक है। तो ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू है, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हट गया है, ठीक है। लोकपाल एंड लोकायुक्त जो है ये भी आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन दिस इज आल्सो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। और ये फाइनेंस कमीशन है, यही एक जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इसके हिसाब से। तो आंसर इसका रहेगा डी पार्ट, ये करेक्ट आंसर है। ओके, और अब हम देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, तो आपको सारी जो है पता होना चाहिए। जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148, दिस इज आल्सो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ये अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ खाली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, फिर इसके बाद आ गया आपका इंटर स्टेट काउंसिल, फाइनेंस कमीशन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स कमीशंस, बैकवर्ड क्लास कमीशंस, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन एंड ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफिशियल स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसके अलावा कोई भी होगा वो आपको नहीं क्या करना है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होंगी। ओके, तो लक्ष्मीकांत से आपने देख लेना है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन कौन सी हैं। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ मैंने बता दी है और बाकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ देख ली, सिर्फ नाम आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 21, और 21 क्वेश्चन नंबर में क्या है, हेमोग्लोबिन इज इन एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर जो है ए पार्ट है। आरबीसी जो है वो इसको डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में, ठीक है। इसका आंसर है ए पार्ट, और आरबीसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ब्लड जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड के बारे में हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन अभी दोबारा से देख लेते हैं। तो ये आपको बताना चाहिए ब्लड का जो है ये है कि ब्लड किससे बना है, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहिए। ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड, इट हैज़ 4 मेन कंपोनेंट्स, ठीक है। कितने मेन कंपोनेंट है, 4 मेन कंपोनेंट्स है। प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ब्लड हैज़ मैनी डिफरेंट फंक्शंस इंक्लूडिंग, क्या फंक्शन है ये देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द लंग्स एंड टिश्यूज, फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स टू प्रिवेंट एक्सेस blood loss, carrying cells and antibodies that fight infection, bringing waste products to the kidney and liver which filter and clean the blood, regulating the body temperature. All these are function of the bloods, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में कितना ब्लड होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 7 to 8% जो है
7 to 8% ऑफ योर टोटल बॉडी वेट इज़ ब्लड जो होता है, ठीक है। अब द ब्लड दैट रन थ्रू द वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरी इज नोन एज होल ब्लड, अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 55% प्लाज्मा एंड 54% ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। अब कंपोनेंट जो है वो देख लेते हैं। अब ये बताना चाहिए कि हेमेटोलॉजी किसको बोलते हैं। हेमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ब्लड, तो स्टडी ऑफ द ब्लड को क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी, ओके, जिसकी वेबसाइट से हम पढ़ रहे हैं, ओके। नेक्स्ट आपका आ गया प्लाज्मा। प्लाज्मा जैसे हमने बोला कि 4 कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट में जैसे आप देखेंगे 4 कंपोनेंट में, जस्ट वेट, एक तो आ गया प्लाज्मा, एक रेड ब्लड सेल्स, एक वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। दीज आर 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड्स, ठीक है। और इसके अलावा आपको लिक्विड कंपोनेंट जो होता है ब्लड का उसको बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड एज प्लाज्मा, ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ द वाटर, sugar, fat, protein and salt. The main job of the plasma is to transport blood cells through our body along with nutrients, waste products, antibodies, clotting proteins, chemical messengers such as hormones and proteins that help them maintain the body fluid balance. अभी क्वेश्चन जो था वो था रेड ब्लड सेल पे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि रेड ब्लड सेल को रिथ्रोसाइट भी बोलते हैं या फिर आरबीसी बोल सकते हैं हम। और known for their bright red color, red cells are the most abundant cells in the blood. और इसका वॉल्यूम तो याद नहीं करना है आपने, लेकिन ये आपको याद रखना है कि प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इज कंट्रोल्ड बाय द एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन प्रोड्यूस प्राइमरली बाय द किडनीज, ओके। और ये कहाँ बनते हैं ये आपको बताना चाहिए। जैसे रेड ब्लड सेल्स स्टार्ट as immature cells in the bone marrow and after approximately 7 days of the maturation are released into the blood streams. तो आरबीसी की जो लाइफ होती है आरबीसी की, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी रेड ब्लड सेल की जो लाइफ है वो आपकी रहती है 120 डेज, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये नहीं देखना आपने। द रेड ब्लड सेल सर्वाइव्स ऑनली, एवरेज जो है इसका 120 रहती है, ठीक है। और इसके अलावा आपने देखना है जो अब जो क्वेश्चन में पूछा गया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो रेड सेल जो है, रेड ब्लड सेल्स जो हैं, इट कंटेन स्पेशल प्रोटीन जिसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन, ठीक है। किस में होती है, रेड ब्लड सेल में क्या होती है, स्पेशल प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन, विच हेल्प्स कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। और ये हेल्प करती है हेमोग्लोबिन विच हेल्प्स कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड देन रिटर्न्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी टू द लंग्स, इट कैन बी एक्सेल, ठीक है। ब्लड अपीयर्स red because of the large number of the red blood cells which get their color from the hemoglobin. The percentage of the whole blood volume that is made up of red blood cell is called as hematocrit and is a common measure of the red blood levels. तो कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि रेड ब्लड सेल में क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को कैरी करना लंग से पूरी बॉडी को और रिटर्न करना कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से लंग तक, क्योंकि लंग्स का काम ही क्या है, क्या करना, लंग्स का काम ही है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी को चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजना है, तो ये सारा काम किसका काम करता है, ये हमारे आरबीसी में हेमोग्लोबिन। तो आंसर जो है इसका हेमोग्लोबिन है, ठीक है। दिस इज अ प्रोटीन। वाइट ब्लड सेल जो है ये इंपॉर्टेंट है। वाइट ब्लड सेल जो है इसको लिकोसाइट्स भी बोलते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसमें आपको पता चल जाएगा। इसको इसका जो नाम है, दूसरा जो नाम है वाइट ब्लड सेल का, उसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स, ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन टाइप जो है डब्ल्यूबीसी की वाइट ब्लड सेल की जिसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल, ठीक है। विच इज़ द इमीडिएट रिस्पॉन्स सेल, ये इंपॉर्टेंट है। और न्यूट्रोफिल की जो लाइफ जो होती है, जैसे हमने आरबीसी की देखी, आरबीसी की जो लाइफ है वह 120 डेज है एवरेज, लेकिन इसकी जो टाइप्स है डब्ल्यूबीसी की टाइप्स, इसमें न्यूट्रोफिल्स जो है ये लेस देन 1 डे जो है इसकी लाइफ है। सो दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट बन जाता है अदर जो टाइप्स है डब्ल्यूबीसी की जिसको बोलते हैं लिम्फोसाइट। एक तो आ गया न्यूट्रोफिल्स इज़ द फर्स्ट टाइप, ऐसे है डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल। एक इसकी टाइप आ गई न्यूट्रोफिल्स और दूसरी आ गई लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब ये लिम्फोसाइट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसकी फर्दर 2 टाइप से यूपीएससी में इस बार क्वेश्चन आया था
बी सेल और टी सेल। तो बी सेल और टी सेल का फंक्शन क्या होता है, तो ये यूपीएससी ने इस बार 2022 में प्री में क्वेश्चन पूछा है, तो इसीलिए मैंने पूरा ही डिस्कस किया है इसको, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना है। एक तो आपने जो क्वेश्चन आपका मॉडल मतलब इसमें प्रैक्टिस सेट में था, मॉक टेस्ट में, वो था कि हेमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट किसका है, तो वो है आरबीसी का। बट इसके साथ साथ में ब्लड की बाकी चीज़ें भी पढ़नी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, ठीक है। जैसे हम पढ़ रहे हैं कि डब्ल्यूबीसी की 2 प्रकार हैं, एक आ गया न्यूट्रोफिल्स, दूसरा आ गया लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट में फर्दर जो है बी सेल और टी सेल होते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है पढ़ना कि इनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब लिम्फोसाइट के 2 प्रकार जो है वो है एक टी सेल और एक आता बी सेल। टी lymphocyte help regulate the function of other immune cells and directly attack the various infected cells and tumor। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन ऑफ द अदर इम्यून सेल्स एंड डायरेक्टली अटैक वेरियस इन्फेक्टेड सेल्स को अटैक करता है एंड ट्यूमर्स को। अब बी लिम्फोसाइट जो है ये एंटीबॉडीज बनाता है, तो आपको पता चाहिए एंटीबॉडीज जो है वो कौन बनाता है, बी लिम्फोसाइट। विच आर प्रोटीन्स दैट स्पेशली टारगेट बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर फॉरेन मटेरियल। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। यूपीएससी ने इस बार क्वेश्चन पूछा था बी सेल और टी सेल का क्या फंक्शन है, तो उसमें आके फॉरेन पैथोजन जो है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये वाला, ये जो आपको आना ही चाहिए ये वाला फंक्शन। और एक आरबीसी जिसके ऊपर हेमोग्लोबिन होता है जो कैरी करता है ऑक्सीजन टू द लंग्स और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने का काम करता है, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्लेटलेट्स को आल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स, तो इसमें इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट ये है कि आपको बताना चाहिए दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स होता है इसका, प्लेटलेट्स का। ओके, बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। बाकी इसमें एनीमिया होता है, अगर बॉडी में ब्लड की कमी हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनीमिया। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको बताना चाहिए कि जो ब्लड ग्रुप होता है, जैसे हमारी ब्लड ग्रुप होता है, ए हो गया, ए बी हो गया, या फिर ओ ब्लड ग्रुप हो गया, बी हो गया, ठीक है। जैसे ए पॉजिटिव हो गया, बी पॉजिटिव हो गया, तो ये सारे ब्लड ग्रुप का जो कंसेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था, तो कार्ल लैंडस्टेनर थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम में आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन ब्लड ग्रुप दैट इज ABO, किसने कंसेप्ट दिया था, कार्ल लैंडस्टेनर। तो ये इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द ब्लड ग्रुप, तो ये भी कहीं अगर आ जाए क्वेश्चन तो पता होना चाहिए। अगर हम ब्लड ग्रुप की क्लासिफिकेशन करें तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कैसे होगा। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ब्लड बेस्ड ऑन द इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज ऑफ द आरबीसी, जिसको एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, एज डिटरमाइन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द एंटीजेंस ए और बी विच आर कैरिड ऑन द सरफेस ऑफ रेड सेल्स, और प्रेजेंस में पर्सनस में हैव द दिस टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। तो किसी को ए टाइप भी हो सकता है, बी टाइप ब्लड ग्रुप, ओ भी हो सकता है, या फिर AB जो मैंने बताया, लेकिन फर्दर जो है वो सेम रहेंगे जो है। इसके अलावा आपको पता चाहिए ब्लड ग्रुप ओ पर्सन जो भी होते हैं उसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिस भी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ होता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि वो हर एक बंदे को क्या दे सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। नाउ सम ऑफ द डिजीज जो इंपॉर्टेंट है ब्लड को लेके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉमन ब्लड डिसऑर्डर जस्ट लाइक अनीमिया, खून की कमी से अनीमिया हो जाता है, ठीक है। और ब्लड ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी होता है, और हेमोफीलिया सच एज ब्लीडिंग डिसऑर्डर में सच एज हेमोफीलिया। ये ऑप्शन में आ सकता है आपको कि विच आर द फॉलोइंग आर द ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, जैसे हेमोफीलिया है, ब्लड क्लॉट्स है, ब्लड कैंसर है सच एज लिकोमिया, लिम्फोमा और मिलोमा, ठीक है। ये सारा क्या है, ब्लड कैंसर। दिस इज ऑल जस्ट ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है। बस इतना ही काफ़ी है ब्लड के लिए। नेक्स्ट आपका नंबर 39, तो ये इंपॉर्टेंट है कि विजयनगर अंपायर के बारे में पूछा गया है। इसमें आपने एक काम करना है, करेक्ट की जगह आपने लिखना है इनकरेक्ट, ठीक है। एक ही करेक्शन करनी है आपने, वहाँ लिखना है आपने इनकरेक्ट की जगह इनकरेक्ट, और इसका आंसर बन जाएगा सी पार्ट, ठीक है। सी पार्ट सॉरी बी पार्ट इसका आंसर होगा, और यहाँ पे करेक्ट की जगह आपने इनकरेक्ट लिखना है, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर। अब इसमें हुआ क्या है, देखो विजयनगर एम्पायर के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि क्वेश्चन अगर आएगा तो एक तो आ सकता है कि कैपिटल कहाँ थी इसकी, तो कैपिटल इसकी हम्पी थी, तो इंपॉर्टेंट है कि हम्पी इज़ द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। इसके अलावा आपने देखना है कि इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर रहते हैं वो कृष्ण देव राय है,
ठीक, तो कृष्ण देव राय के बारे में आप ज़रूर पढ़ें, इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से पढ़ें या फिर जो भी जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं आप। बाकी इसमें जो स्टेटमेंट दी गई है वो इंपॉर्टेंट है। विजयनगर एम्पायर जो बना था वो एक्चुअल में कब से कब तक रहा है, ये रहा है 1336 से लेके 1672 तक। अब इसका जो ये फाउंड किया था हरिहरा एंड बुक्का, ठीक है, हरिहरा एंड बुक्का फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर, और ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसकी जो कैपिटल है वो आपकी हम्पी है, ठीक है। और इसमें आपका जो रहता है इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि कौन कौन से फॉरेनर जो है विज़िट किए हैं इस टाइम में विजयनगर एम्पायर में, तो वो इम्पॉर्टेंट बन जाता है। जैसे ये वाले निकोलो कॉन्टी और निकेटन जो कि रशियन थे, ये इटालियन थे, ये आए थे आपके, ये आपके आए थे देवराय वन के टाइम में, ठीक है, देवराय वन के टाइम में, देवराय वन के टाइम में आए थे, ठीक है। और ये आया था निकोली काउंटी जो थे ये 1420 में आए हैं, ठीक है। और 1420 में जो रेन चल रहा था विजयनगर एम्पायर में, तो देवराय फर्स्ट का था, तो देवराय सेकंड का जो रेन चला है वो 1425 के बाद चला है। तो कई जगह आपको देवराय सेकंड भी दिख सकता है, लेकिन आपको जो टिक करना है वो देवराय फर्स्ट करना है, ठीक है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो बी पार्ट रहेगा। आपको कई बुक में जो है वो आपको देवराय सेकंड दिखेगा, लेकिन देवराय सेकंड नहीं, वो फर्स्ट के टाइम में आए थे, क्योंकि उसका पीरियड जो है 1420 एडी में निकोली काउंटी जो है ये इटालियन फॉरेनर है जो इंडिया में आए हैं, ठीक है। इस टाइम में जो आप पीरियड देखोगे 1425 में, इसके बाद देवराय सेकंड आए हैं, इससे पहले देवराय फर्स्ट थे, तो इसलिए इसका आंसर देवराय फर्स्ट ही रहेगा। ओके, ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें डाउट था, ठीक है, एस्पिरेंट को। तो इसमें क्या है कि वैसे ना आपको वेटलैंड इंपॉर्टेंट बन जाता है, वेटलैंड का क्वेश्चन हमेशा आता है, पिछली बार भी आया था JKAS प्रीलिम्स में वेटलैंड को लेके, ठीक है। तो इस बार आपने क्या करना है, रामसर साइट्स भी पढ़नी है, जितनी भी रामसर साइट हैं इंडिया की, ठीक है। 49 रामसर साइट है, तो 49 देख लेनी है आपने। PDF मैंने वो फ़ोटो में शेयर कर दूंगा आपको, तो वो देख लेनी है आपने, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रामसर कन्वेंशन इज द ओनली कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स इन दिस रिगार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें सारे के सारे करेक्ट हैं, डी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो शायद से मिसप्रिंट हुआ है, सी इसका लिखा गया है बुक में, तो करेक्ट कर दीजिए, और इसका डी आंसर है, सारे के सारे करेक्ट है। रामसर जो कन्वेंशन हुई है वेटलैंड को लेके हुई है, ये हुई है 1971 में, ठीक है। और इसका जो एनफोर्समेंट हुई है वो 1975 में हुई है, वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं। इंडिया में जो इंडिया ने पार्टी बनी थी इसकी 1981 में पार्टी बनी थी इंडिया, और 1982 में एनफोर्स किया गया था इंडिया में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है इंडिया के लिए। अब इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है कि मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड में, रामसर साइट, रामसर कन्वेंशन में मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड में जो रखी गई हैं इंडिया की साइट्स, वो 2 रखी गई हैं, एक येलोदियो नेशनल पार्क राजस्थान का, और दूसरा एक लोकतक लेक इन मणिपुर। ये दोनों आज की डेट में 2 ही साइट हैं इंडिया की, 49 आउट ऑफ 49 रामसर साइट, उसमें से सिर्फ 2 ही हैं जिनको मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड में रखा गया है, ठीक है। और प्रेजेंटली 49 रामसर साइट है इंडिया की, तो आंसर इज डी इज़ द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 जो है, इसमें आपने एक इम्पॉर्टेंट देखना है कि जैसे क्रॉप और मेजर क्रॉप्स और प्रोड्यूसर स्टेट देखनी है। तो राइस जो है वो वेस्ट बंगाल में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है, वीट में उत्तर प्रदेश है, सनफ्लावर में कर्नाटका है, कॉटन में गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है, और शुगर केन में महाराष्ट्र अब 5 साल के बाद पहले नंबर पे आया है। तो रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र इज़ द पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे यूपी है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये करेक्शन करनी है, क्योंकि ये अभी रिसेंटली ही डाटा आया है गवर्नमेंट का, ठीक है, मतलब जो आया है वो आया है जून में, तो ये आपने करेक्ट करना है, ठीक है। इसमें क्या शुगर केन क्या है महाराष्ट्र में ज़्यादा, उसके बाद आपका यूपी में, ये करेक्शन करनी है। इसके अलावा आपका शुगर केन जो है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में भी जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तो वो कौन है, इंडिया है, ठीक है। और जो इस सेकंड नंबर पे ब्राज़ील आया है, ठीक
ठीक है। ब्राज़ील इज़ इन द सेकंड पोजीशन, ठीक है। ये न्यूज़ में है, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे न्यूज़ में। इसके अलावा कॉफ़ी जो है कर्नाटका में 70%, कर्नाटका में 20% आपका केरला में, उसके बाद तमिलनाडु में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कॉफ़ी का इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। कर्नाटका पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, फिर केरला में, फिर तमिलनाडु में। तो ये इंपॉर्टेंट है, डाटा आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपने क्या करना है, जैसे वीट है ना, तो वीट 2023 में इंटरनेशनल ईयर जो है वीट का बनाया जा रहा है, तो वीट के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और ये इस साल वैसे भी न्यूज़ में रहा है। तो ये आपने देखना है, आपने ये देखना है कि इंडिया जो है वर्ल्ड लेवल में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस किस का है, वो आपने देखना है। एक कॉफ़ी का देखना है, शुगर केन का तो मैंने बता दिया पहले नंबर पे है। इस तरह से आपने वीट का देखना है, वीट का हो गया। रबर का देखना है, रबर का क्वेश्चन पिछली बार आया हो कि रबर की प्रोडक्शन इंडिया में कितने नंबर पे, ठीक है। आल दो मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं आगे, जैसे टेस्ट जाएंगे आगे आगे बढ़ेंगे आप, तो उसमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट या सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया किस किस नंबर पे। लेकिन आपकी अपनी भी स्टडी होनी चाहिए, तो इसका करेक्शन आपने सिर्फ करनी है ये वाला, बाकी ओके है, बाकी सही है। ये न्यूज़ में था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए। जैसा कि लिखा है 31 मई 2022 की न्यूज़ में रहा है ये। आफ्टर गैप ऑफ 5 ईयर महाराष्ट्र हैज़ ओवरटेकन द यूपी टू रिगेन इट्स पोजीशन एज इंडियाज टॉप मोस्ट शुगर प्रोड्यूसर। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अब महाराष्ट्र पहले नंबर पे और यूपी दूसरे नंबर पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, बताना चाहिए आपको, इसका अपडेट मैंने दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 78 इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए, आपके सिलेबस में भी लिखा गया है। पॉवर्टी, तो ये आपको पता चाहिए। विच द फॉलोइंग इज द नॉट कमेटी ऑफ द पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया। तो पॉवर्टी के लिए कौन सी कमेटी नहीं है इसमें से, तो अगर आप देखेंगे अलग कमेटी, ये इसकी ना जितनी भी रिकमेंडेशन है इन चार की स्टार्टिंग की, अलग कमेटी और तेंदुलकर कमेटी हो गया, रंगराजन कमेटी, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था रंगराजन कमेटी पे क्वेश्चन की, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें से जो नरसिम्हम कमेटी है, इन्होंने बैंकिंग रिफॉर्म के लिए बोला है, तो इसका आंसर जो राइट है वो ई पार्ट ही है जो है, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला है बैंकिंग रिफॉर्म के लिए कमेटी थी ये, दिस इज़ नॉट फॉर द पॉवर्टी के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इनकी रिकमेंडेशन क्या रही है, बाकी इन चार की, ये चार की चार कमेटी किसकी है, पॉवर्टी की है। तो इनकी रिकमेंडेशन क्या रहती हैं, वो आपने 2-2 पॉइंट बनाने हैं और वही पढ़ने हैं, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लास्ट ईयर रंगराजन पे कमेटी पे क्वेश्चन आया है, तो इस पर ये भी हो सकता है कि आपको इसका इंडेक्स ही पूछा जाए, जैसे ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स जो है, या फिर मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है, उसके लिए या पूछा जा सकता है, या फिर इसको लिंक कर दिया जा सकता है एसडीजी गोल के साथ, क्योंकि एसडीजी गोल में भी पॉवर्टी का लिंक है। तो आप किसी भी तरीके से पूछा जाए एग्जामिनर, तो आपको एटलीस्ट कमेटी जितनी है, कमेटी इनकी रिकमेंडेशन आपको पता हो 2-3 पॉइंट, तो वो पता होना चाहिए, या फिर इंडेक्स पूछा जा सकता है, या फिर आपको एसडीजी के साथ लिंक करके पूछा जा सकता है। तो तीनों तरीके से पूछा जा सकता है, तीन ही तरीके, इसके अलावा पॉवर्टी को नहीं पूछा जा सकता है। तो मेक श्योर कि ये अब टॉपिक आप अच्छे से कर लें, ठीक है। इसका आंसर ई पार्ट। क्वेश्चन नंबर 90 में, तो 90 में क्वेश्चन नंबर 90 में आपने ना जितने भी इंडेक्स हैं, तो इंडेक्स वाले जितने भी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो आपने छोड़ने नहीं है, वो पढ़ने हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं छोड़नी है, एसडीजी इंडेक्स वाले क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, रामसर साइट नहीं छोड़नी है, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन जो करंट अफेयर में जो रेगुलरली आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, तो वो नहीं छोड़ने आपने, वो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। अब ग्लोबल इंडिया का रैंक क्या रहा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का 2021 में रैंक रहा है 101, ठीक है। ये 2021 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। तो मेक श्योर कि इंडेक्स बाकी वाले भी आप पढ़ के जाए एटलीस्ट, ताकि अगर दोबारा से क्वेश्चन आ जाए इंडेक्स पे, तो सब इंडेक्स पता हो आपको, ठीक है। तब जो पूछा गया था वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के बारे में पूछा गया था, 21 के बारे में नहीं पूछा गया था, ठीक है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 का 90 नंबर पे रहा है, लेकिन ये क्वार्टर वाइज चेंज होता है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर सेकंड। तो ये आप देख लीजिएगा, जब एग्ज़ाम होगा उसके अकॉर्डिंग ही इसका इंडेक्स एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। बट ये साल में एक बार ही आएगा, तो ये आप एक बार याद कर सकते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है, इंडिया का रैंक जो है 46 नंबर पे है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट आपका गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 का, जो कि रिलीज़ करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, और इंडिया का नंबर जो रहा है 131 रहा है। इसके अलावा आपने ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो मेज़र कैसे करते हैं एचडीआई को, ठीक है, एसडीआई को, वो ऑलरेडी क्वेश्चन करंट अफेयर में हमने कवर किया है। मेक श्योर कि आप उस क्वेश्चन को अच्छे ध्यान से पढ़ें कि मेज़र कैसे करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडिया का रैंक जो है 131 है, ठीक है। ऑल दीज आर करेक्ट, 4 के 4, ठीक है।
दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये COP26 के बारे में है। COP26 जो अभी रिसेंटली UNFCCC, ठीक है, की ओर से ये कॉन्फ्रेंस हुई थी COP26 ग्लासगो में। तो ग्लासगो पैक्ट भी इम्पॉर्टेंट है, ग्लासगो पैक्ट, तो वो भी आपने देखना। वो ऑलरेडी मैंने लेक्चर में, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा पुराना वाला करंट अफेयर का, तो वो देख लीजिएगा, उसमें मैंने करंट अफेयर कवर किया, उसमें मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। कहाँ पे, जस्ट वेट, यस, इसमें आपका आंसर जो बनेगा वो ऑल ऑफ द अबव बनेगा। तो डी पार्ट इज़ द राइट आंसर 94 का, ठीक है। बाकी ये पढ़ लें आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सारी स्टेटमेंट सही हैं। 97, क्वेश्चन नंबर 97, तो इसका बुक में भी आंसर जो है वो गलत दिया है, तो ये बुक में भी करेक्ट करना है आपने, ठीक है। KBC पब्लिकेशन की बुक करंट अफेयर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, JKAS प्रीलिम्स भी है उसमें, और साथ में आपका जम्मू कश्मीर का भी करंट अफेयर है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी करंट अफेयर है उसमें, ठीक है, KBC पब्लिकेशन के थ्रू। और इसका आंसर जो है वो डी पार्ट है, ये बुक में भी करेक्ट करना आपने। बुक में इसका आंसर पता नहीं क्या है, बट ये है कि आंसर इसका ये है क्वेड। क्वेड जो ग्रुप बना है ये एक्चुअल में बना है, बता देते हैं आपको, 4 कंट्री का, तो वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो क्वेड जो ग्रुप बना है ये एक्चुअल में बना है इंडिया, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो ग्रुप है, आप ट्रायंगल देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो ये जस्ट वेट, पेन काम नहीं कर रहा है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे जापान है, और यहाँ पे USA, ठीक है। ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं क्वेड, और क्वेड में मेंबर कौन से, यही 4 हैं। ये बनाया है टू काउंटर द चाइना को काउंटर करने के लिए, ठीक है, ये बनाया गया है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए क्वेड प्लस क्या है, ठीक है, क्वेड प्लस भी एक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए वो कौन सा ग्रुप है, वो अलग से है, लेकिन इंडिया उसमें मेंबर नहीं है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पता होना चाहिए, जैसे सार्क है, सार्क आपको पता होना चाहिए, बिम्स्टेक के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ब्रिक के बारे में आपको पता होना चाहिए, ब्रिक बैंक के बारे में पता होना चाहिए आपको, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए AIIB, इसके बारे में पता होना चाहिए, और SCO के बारे में पता होना चाहिए, G4 के बारे में पता होना चाहिए, G4 हो G20 हो, इंडिया दोनों का मेंबर है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा G7 है, इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, बस यही है, G7 का मेंबर नहीं है, G4 का मेंबर है, G20 का भी है, और क्वेड का भी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इंडिया किसका मेंबर है, तो वो इंपॉर्टेंट है। G7 का मेंबर नहीं है, पहले ये G7 G8 बोला जाता था, रशिया ने 2014 में इनेक्स किया था क्रीमिया को में। तो अभी भी जैसे रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को याद रखें, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। रशिया को रिमूव कर दिया गया था, रशिया ने एग्जिट किया था 2018 में ऑफिशियली, ठीक है, एग्जिट किया था 2018 में, लेकिन 2014 में ये इनेक्स किया था इसने क्रीमिया को, ठीक है। तो तब से ही ये मुद्दा चल रहा था। तब ये जी ग्रुप ऑफ 8 कंट्री हुआ करता था, डेवलप्ड इकॉनमी कंट्री का, तो उसमें से रिमूव करके इसको G7 बोला गया है। तो वो अलग से हमने करंट अफेयर में कवर कर दिया है, तो वो मेक श्योर कि आप करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से पढ़ें। ये थे इंपॉर्टेंट डिस्कशन, जो क्वेश्चन में डाउट था उसी को सॉल्व किया गया है, उसी को बताया गया है कि इसके आंसर क्या हैं, और जो डाउट आ रहे थे उसको कवर किया है मैंने। ओके, इसके अलावा आप ये वीडियो देख लीजिए, इसमें इम्पॉर्टेंट है कि ये वीडियो देखना, इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक तो इन्वायरमेंट को कवर किया गया है, साइंस एंड टेक को कवर किया गया है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में दिख सकता है। तो मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को ज़रूर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने पहली बार चैनल को विजिट किया था। ये थे आज के डाउट जो मैंने कवर किए, बाकी हम नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट, जय हिंद।